विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर थर्ड। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कलेक्शन ऑफ डेटा। आप देख सकते हैं आज की हमारी विषय वस्तु क्या होगी, जल्दी से देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपने देखा, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण, कैसे डेटा कलेक्ट होते हैं। उसके बाद में हम ए और बी दो पार्ट ले रहे हैं। पहले पार्ट में हम लेंगे प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियां और दूसरा हम लेंगे द्वितीयक समंक। ये आज की हमारी विषय वस्तु होगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछला जो चैप्टर हमने जब पढ़ा तो उसमें हमने जो पहला पार्ट था उसमें सीखा था कि अगर हम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें हमें 7 चरणों को पूरा करना होता है। उसी का जो सेकंड स्टेप था, द्वितीय चरण था, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नंबर 2 के लिए। पहले प्लानिंग हुई थी, अब हमें डेटा कलेक्ट करना है क्योंकि सारे रिसर्च का जो परिणाम है वो इसी पे निर्भर करता है। तो ये सेकंड बेस हो गया। अब आप इसमें देखें कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, किस तरह से होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें, कलेक्शन ऑफ डेटा दो प्रकार से होता है, यानी आप दो तरह के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने दो हिस्सों में इसको बांट दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, समझ में आता है। प्राइमरी डेटा क्या है उस पर आज हम पहले बात करेंगे और उनका कलेक्शन कैसे होता है, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी बुराइयाँ क्या हैं, क्या कमियां पाई जाती हैं, तो उन सब पर भी हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डेटा क्या होता है। देखो, जब एक रिसर्चर अपने रिसर्च प्लान के मुताबिक खुद स्वतः अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही सारे डेटा कलेक्ट करे, जिसको हम कहते हैं मौलिक समंक, जो खुद स्वतः पहली बार कलेक्ट करे तो उसे कहा जाता है प्राइमरी, प्राथमिक। दूसरा, प्राइमरी जो डेटा है उसकी अच्छाई क्या होती है। उसकी अच्छी बात यह है कि एक, वो किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित नहीं है। दूसरे की रिसर्च के जो अवगुण थे, कमियां थी, एरर्स थी, वो हमारे रिसर्च में नहीं आएंगी। और तीसरा, ये हमें सही परिणाम की तरफ ले जाता है, सजातीयता रहती है। एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च में जब आप डेटा यूज करते हो तो उसमें उसके अवगुण आते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये प्राइमरी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी डेटा हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, शुद्ध होते हैं, ज्यादा अच्छे रिसर्च, अच्छे परिणाम के लिए। प्राथमिक जो डेटा है, प्राइमरी जो डेटा है, वो बहुत अच्छा रहता है। पर एक इसके साथ बहुत बड़ी समस्या जुड़ी है, या आप कह सकते हैं कमी। इसके साथ कमी ये है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में हमारा दो चीजों का नुकसान होता है, एक श्रम और एक पूंजी। लेबर और कैपिटल बहुत ज्यादा खर्च होता है। अब ये रिसर्चर को पहले ही स्टेप में, प्लानिंग में ये तय कर लेना होता है कि क्या उसके पास उस रिसर्च से संबंधित पैसा और उस रिसर्च से संबंधित लेबर या समय जो उसको लगाना है उतना उसके पास उपलब्ध है, या वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च होना आवश्यक है। इसीलिए प्लानिंग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड पे अब हम आ गए हैं डेटा। तो पहली जो कमी है वो ये है कि प्राथमिक डेटा कलेक्ट करने में समय लगता है, श्रम लगता है और पूंजी लगती है। तो ये इसकी कमी मैं आप लोगों के सामने कह सकता हूँ कि है। तो प्राथमिक डेटा के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त करी। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी विधियां कौन सी हैं, किस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम इन डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स। सबसे पहली मेथड आप बोर्ड पे देखिए जल्दी से। पहली मेथड का नाम है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल।
नाम से पता है, जब रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर लोगों से मिलता है, या जहां उसको रिसर्च करनी है उस एरिया में स्वतः खुद जाता है पर्सनली और अपनी जानकारी इकट्ठी करता है। अब जानकारी इकट्ठी करने के लिए मान लो उसे लोगों से मिलना है, तो वो लोगों से खुद खुद जाके मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा और अपने जितने भी प्रश्न हैं उनसे पूछेगा। तो ये पहला तरीका हुआ पर्सनल। इसमें दिक्कत क्या है और इसकी अच्छाई क्या है ये भी समझ। इसकी अच्छाई बहुत सिंपल है, आप जब खुद मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आप ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप डिटेल ले पाएंगे। ये इसकी अच्छाइयों का विषय है। लेकिन इसकी कमी क्या है? ये छोटे स्तर तक तो संभव है, पर बड़े स्तर पर यह संभव नहीं है। दूसरा, ये जो है वो महंगा भी पड़ता है, समय भी बहुत लगता है। और एक और, जब एक ही व्यक्ति सबसे व्यक्तिगत आधार पर डेटा कलेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसके बायस हो जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये भी इसकी कमी के रूप में हम देख सकते हैं। ये आपके पहली थी फर्स्ट मेथड। बढ़ते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखिए जल्दी से, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट एंड ओरल। ये भी बहुत अलग है, आप उसको ध्यान से समझें। ये एक तरीके से रिसर्च का वो तरीका है जब आप थर्ड पर्सन से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जानना चाहते हैं कि उद्योग जो श्रमिक हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, या उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने एक समस्या होगी कि आप उसे डायरेक्ट जाके नहीं पूछ सकते कि भाई तुम्हारी स्थिति क्या है, या कुछ ऐसी रिसर्च टॉपिक भी हो सकता है जिसमें डायरेक्ट हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से वो सारी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई उसको जानने वाला व्यक्ति हो गया, उसके मोहल्ले का मुख्य व्यक्ति हो गया, उसके परिवार का अन्य कोई सदस्य हो गया, उससे हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इनडायरेक्ट ओरल मेथड कहलाता है, जब आप डायरेक्ट नहीं बात करके थर्ड पर्सन से आप बात करते हैं। एक्स के बारे में जानकारी चाहिए, वाई से मिलते हैं, वाई से पूछते हैं एक्स की इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया होगा। थर्ड, ये प्राइमरी डेटा का सेकंड मेथड था। पहला था पर्सनल, दूसरा हो गया आपके ओरल इनडायरेक्ट मेथड। अब थर्ड देखिए, थर्ड है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, कॉरेस्पोंडेंट्स के माध्यम से। संवाददाताओं के माध्यम से तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनका जो तरीका है रिसर्च का, जानकारी जुटाने का, वो यही होता है। इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, जितने भी अपने व्यक्ति कॉरेस्पोंडेंट नियुक्त किए होते हैं, वो अपने अपने एरिया की सूचना उनको दे देते हैं। वो लोकल सोर्स जो होते हैं उनके माध्यम से उन सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, और वह सारी जो कलेक्ट सूचनाएं थी वो सारी की सारी मुख्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो ये तरीका, अच्छा, ये तरीका गवर्नमेंट भी यूज करती है। गवर्नमेंट जब उनको थोक मूल्य के बारे में कोई मूल्य तय करना हो, तो ऐसी स्थिति में वो भी इसी तरीके से अपने जो अलग अलग स्थानों पर उनके कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हैं उनके माध्यम से वो सूचना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, रेगुलर इंफॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी है। यानी आप इसे अगर देखें कि ये कहाँ उपयोगी है, जहाँ पे आपके बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता ना हो, एक बार, और दूसरा रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त कर सकते हैं और उनके माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ही समझ में आ ही रही है, तुरंत सूचना आ जाती है। बहुत एरिया से अलग अलग व्यक्ति आपने अपॉइंट कर रखे हैं तो तुरंत सूचना मिलेगी, और सारी सूचनाएं एक साथ मिलने से कोई एरर की संभावनाएं भी नहीं रहती। लेकिन इसकी वही कमी क्या है, तो वही पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, है ना। समय का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, सारी सूचनाओं को कलेक्ट करने का खर्चा लगेगा। तो ये भी इसकी कमियां हैं। तो हर जो आप देखो, इसमें जो मेथड है इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी मेथड आप सेलेक्ट करते हो तो आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसी पे बेस होगा कि आपको किस तरह से सूचना कलेक्ट करनी है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते समय आप कौन सी मेथड अप्लाई करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है सब कुछ इसी बात पर कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कि हमने पहले प्लानिंग में देखा था। ये था संवाददाताओं के माध्यम से सूचना कलेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं, देखिए
अगला है चौथा, सूचकों द्वारा अनुसूचियों से, थ्रू शेड्यूल्स। सूचक का मतलब होता है जिससे आपको सूचना लेनी है, ये याद रखो, तो अपने आप ये मेथड समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जैसे मान लो आप अपने आप को रिसर्चर मानो, आप अपनी रिसर्च के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हो कि भाई मुझे ये आंसर्स चाहिए, अगर इनके सारे आंसर मुझे मिलेंगे तो मेरा रिसर्च का पार्ट पूरा होगा। और आप एक क्वेश्चनर तैयार करके, एक शेड्यूल तैयार करके, इन पे भी मैं बाद में बात करूंगा, तो क्वेश्चनर या शेड्यूल तैयार करके आप क्या करते हो, डायरेक्ट उस व्यक्ति को दे देते हो, भेज देते हो जिससे आपको सूचना प्राप्त करनी है, और वो खुद उसको भर के देता है, और वो सारी आप कलेक्ट करते हो, और इसके माध्यम से आप रिसर्च अपना पूरा करते हो। तो इस तरह से डेटा कलेक्शन हो गया। इसकी अच्छी बात, आसान है, बड़े क्षेत्र में उपयोग हो सकता है, लोग आराम से आपको सूचनाएं अवेलेबल करवा देंगे। बुरी बात, वहीं वापस क्वेश्चनर समझ में ना आए, प्रॉपर सूचना ना दी गई हो, लिखना पढ़ने की सूचना जो है वो दिक्कत आती हो, तो ये इसमें दिक्कत आती है। तो रिसर्च में ये भी एक पार्ट है, यानी हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं, उनको दोनों को साथ में लेते हुए समझते हुए रिसर्च में ये तय करना होता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। और लास्ट और पांचवा मेथड देखिए, पांचवा मेथड है प्रगणकों द्वारा सूचना, थ्रू न्यूमरेटर्स। ये इसमें क्या होता है, इसमें सेम वही सिचुएशन जो पॉइंट नंबर 4 में थी, कि आप एक प्रश्न तैयार करते हो, प्रश्नों की सूची तैयार करते हो, और इस बार आप उसे डायरेक्ट जिससे सूचना लेनी है उसको नहीं भेजते हो, इस बार आप उसको किसी व्यक्ति के माध्यम से भेजते हो। आप अपने यहाँ पे 100 लोगों को अपॉइंट करेंगे, उन 100 लोगों को बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ले जाओ, 100 सेट है, और आप अलग अलग एरिया में जाके लोगों से बात करके इनके सभी आंसर पुटअप करो और लेके आ जाओ। यानी इस बार आपने क्या किया, आपने एन्यूमरेटर जो है वो अपॉइंट कर दिया है, वो उन्हीं प्रश्नों के जवाब उनसे पूछकर उसमें लिखकर लेकर आ जाएगा। यानी पहले वाले की कमी को दूर किया है। पहले वाले में हमने कहा था ये कमी है कि पढ़ने लिखने की समस्या हो, किसी को समझ में ना आए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो अब उस समस्या को पांचवें स्टेप में पूरा कर दिया है कि आप एक व्यक्ति अपॉइंट कर दो, वो जाएगा और सारे प्रश्न पूछेगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ले आएगा। जैसे अपने जनगणना में ये तरीका उपयोग में लेते हैं, आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है, सारी सूचनाएं आपसे पूछता है, ये कितना है वो कितना है, सारी सूचनाएं डिटेल लेता है, अपने रजिस्टर में लिखता है और उसे आगे भेज देता है। ये 5 तरीके हुए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के। इसमें आप लोगों को सारे जो मेथड थी उसमें एक ही बात मूल रूप से ध्यान रखनी है, ये कौन सी मेथड अच्छी है या बुरी है, ये सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव, रिसर्च के महत्व, इन सब पर निर्भर करता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, वो ये तय कर लेता है कि किस माध्यम से उसको करना है, क्या उसकी लेवल रहेगा। अब मैं एक बात और साथ में लेता हूं, वो है आपके क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची। ये दो शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं और शेड्यूल में भी प्रश्न होते हैं। कई बार ये दिक्कत आती है कि भाई इसमें अंतर क्या है। बहुत सिंपल सा एक अंतर है। प्रश्नावली जो है वो आप क्या करते हो, जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उसी को दे देते हो कि तुम भर दो, और वो भर देगा, तो ये प्रश्नावली हुई। शेड्यूल तब हो गया जब आप किसी व्यक्ति के माध्यम से वो सूचना भरवाते हो, जैसा कि मैंने आपको फिफ्थ मेथड में बताया था। यानी फोर्थ मेथड जो थी उसमें आपके आपके क्वेश्चनियर हो गया, और फिफ्थ मेथड में शेड्यूल हो गया। यानी अंतर के नाम पे यही अंतर होता है दोनों में, कि एक में डायरेक्ट जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, जिसको हमने कहा सूचक, वो खुद देगा, यानी वो तो होगा क्वेश्चनियर, ठीक है। और जिसमें आप शेड्यूल्स, जिस किसी व्यक्ति के माध्यम से जब आप वो सूचनाएं भरवाते हो, यानी एक्स की सूचना वाई भरता है और आपको देता है ना, तो ये शेड्यूल का तरीका हो गया। तो ये क्वेश्चनर और शेड्यूल का बेस डिफरेंस इसमें आ गया है। अब हम आते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो है जो रिसर्चर ने खुद कलेक्ट नहीं किया है, यानी खुद उसने उन सूचनाओं को नहीं प्राप्त किया है, बल्कि किसी अन्य माध्यम से लिया है।
यानी आप इसे ये कह सकते हैं सेकंड हैंड। फर्स्ट किसी और ने उसे यूज कर लिया था, उसी डेटा को अब सेकंड व्यक्ति उसमें से अपनी आवश्यक सूचनाओं के आधार पर जब रिसर्च करता है, वो रिसर्च कहलाता है रिसर्च ऑन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के माध्यम में आप जानते हैं इसमें कलेक्ट करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पहले से रिसर्च हो चुके होते हैं। इसके जो मुख्य रूप से दो माध्यम कहे जाते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित माध्यमों में आप देखेंगे सरकार, अर्ध सरकार, इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल्स पब्लिकेशन में होते हैं, या इकोनॉमिक टाइम, पत्र पत्रिकाएं, इन सब में ये सारी सूचनाएं भरी पड़ी रहती हैं। इनके माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट कर लेना, स्टैटिकल डिपार्टमेंट से ले लेना, आरबीआई से सूचनाएं प्राप्त कर लेना, ये इनके मुख्य सोर्स होते हैं प्रकाशित के। अप्रकाशित बहुत सिंपल है, किसी ने रिसर्च किया पर पब्लिश नहीं कराया और उसकी सूचना को आप उपयोग में ले लेते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट हो जाता है। अच्छी बात, सेकेंडरी डेटा के मामले में अच्छी बात यह है, मेहनत नहीं लगानी पड़ती, पैसा कम खर्च होता है और जल्दी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। बुरी बात या कमी सिंपल है, क्योंकि ये रिसर्च से डायरेक्ट लिंक नहीं होते, तो जो दूसरी रिसर्च में जो कमी थी वो हमारे अंदर भी आ सकती है। अगर मान लो पहले वाले ने, रिसर्च करने वाले ने बायस होकर वो डेटा कलेक्ट किए थे, तो वो की वो कमी आपको भी दिखाई देगी, ये भी इसके अंतर्गत आता है। यानी सेकेंडरी डेटा जब आप यूज करें तो बहुत सावधानी से उनको आपको उपयोग में लेना होता है। ये था कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे होता है, सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। इसी क्रम में ये हमारा थर्ड चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट होता है। आगे फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।